नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 96 होगा। ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक नए चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि आपको पढ़ना तो आर्टिकल 371 और 371 ए से लेकर 371 जे तक है। इसके अंतर्गत किन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, क्या क्या उन्हें विशेष प्रावधान उनके लिए किए गए हैं, वो सभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। संविधान का भाग 21 ये चैप्टर का नाम है और संविधान का भाग 21 के अंदर हालांकि आर्टिकल 369 से 392 तक है, लेकिन आपको पढ़ना है केवल आर्टिकल 371 और 371 ए से लेकर जे तक जो बाद में जोड़े गए हैं, ये पढ़ना है आपको, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। आर्टिकल 369 से 392 तक सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस संविधान के भाग 21 में केवल आपको यही पढ़ना है, ठीक है। और इस भाग का नाम है, भाग 21 का नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। नाम से ही पता लग रहा है कि इस भाग के अंदर कुछ अस्थायी उपबंध किए गए हैं और कुछ संक्रमणकालीन कुछ समय के लिए उपबंध किए गए थे और कुछ विशेष उपबंध किए गए थे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान का भाग 20 तक आपने पढ़ लिया, आपको आनंद आ गया होगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया पूरा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पूरे फोल्डर का लिंक दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो भाग 21 अब चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद भाग 22 आपका ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची होंगी, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो निकाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे नीति आयोग और जो सभी जो बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 371 की। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत आसान है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। हालांकि आर्टिकल 371 जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो तभी ये प्रावधान किए गए थे, तो उस समय महाराष्ट्र और गुजरात तो बने नहीं थे। महाराष्ट्र और गुजरात तो 1960 में बने थे ना, तो 1971 में ये प्रावधान बम्बई के लिए किए गए थे, ठीक है। गुजरात और जो महाराष्ट्र है पहले एक ही जो था वो बम्बई हुआ करता था। बम्बई प्रेसिडेंसी को बाद में बम्बई प्रांत बना दिया गया और 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ तो बम्बई को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया महाराष्ट्र, जहाँ पे मराठी जो लोग थे, और एक का नाम रखा गया गुजरात, ठीक है, जहाँ पे गुजराती लोग थे। तो भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ था, मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर, ठीक है। तो 1960 के बाद आर्टिकल 371 में बम्बई शब्द की जगह हमने क्या लिखवा दिया, महाराष्ट्र और गुजरात लिख दिया, ठीक है। अब महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में क्या विशेष उपबंध है? देखिए, राष्ट्रपति को ये प्राधिकृत किया गया है, अर्थात प्राधिकृत मतलब क्या है, ऑथराइज्ड किया गया है कि वो राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान करें। वो विशेष शक्तियाँ क्या हैं वो आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। ये दो विशेष शक्तियाँ हैं। सबसे पहले समझिए आर्टिकल 371 क्या कहता है। आर्टिकल 371 में राष्ट्रपति को ये ऑथराइज किया गया है कि वो राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ प्रोवाइड करें। तो राज्यपाल के पास आर्टिकल 371 के तहत कौन सी शक्तियाँ हैं वो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये शक्ति है कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उन्हें ये शक्ति दी गई है कि वो विदर्भ और मराठवाड़ा, ये जो दो क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के अंदर हैं, तो इन दो क्षेत्रों के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना करने की शक्ति दी गई है महाराष्ट्र के राज्यपाल को। और इसी प्रकार गुजरात के राज्यपाल को सौराष्ट्र और कच्छ, ये गुजरात में क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के लिए अलग से विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए कहा गया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये ऑथराइज किया गया है कि वो राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियाँ दे जो कि निम्न हैं। तो आर्टिकल 371 में राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ क्या हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो विदर्भ और मराठवाड़ा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के, इनके लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना करे, और जो बाकी शेष का महाराष्ट्र है, इन दोनों के अलावा जो महाराष्ट्र बचा हुआ है उसके लिए अलग विकास बोर्ड हो, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि विदर्भ और मराठवाड़ा ये थोड़े से पिछड़े हुए इलाके हैं, इसलिए इनके लिए अलग से विकास बोर्ड की स्थापना की जाए। और इसी प्रकार गुजरात के जो राज्यपाल हैं उन्हें ये कहा गया है कि सौराष्ट्र और कच्छ, इन दो क्षेत्रों के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना की जाए। विदर्भ और मराठवाड़ा ये कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ये क्षेत्र है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, विदर्भ मराठवाड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। विदर्भ के अंदर ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं और इसी प्रकार मराठवाड़ा के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसी प्रकार सौराष्ट्र और कच्छ भी है।
तो ये कहा गया है। इसके अलावा दूसरा काम ये दिया गया है कि ये जो क्षेत्र हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, इन क्षेत्रों में टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग, जो व्यवसाय संबंधित जो ट्रेनिंग है उसकी भी पर्याप्त सुविधा की जाए। तो ये काम है, बहुत आसान है। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को क्या अधिकार दिए गए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप भारतीय संविधान को एकदम बहुत ईजी तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, एकदम ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, तो आप इस PDF को ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर ले सकते हैं। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और आप पढ़ते हैं तो आप ये जो है एक कूपन कोड वहाँ इस्तेमाल कीजिए, आपको तुरंत 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, 7R। ठीक है, 7R ये कोड इस्तेमाल करेंगे कूपन कोड, तो आपको 100 रुपये का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। 99 रुपीज़ में आपको केवल पूरा कंप्लीट PDF मिल जाएगा। तो उसके बाद देखिए आर्टिकल 371A, ये बाद में जोड़ा गया, 13वां संविधान संशोधन 1962 में जब किया गया तब ये जोड़ा गया। तो नागालैंड के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है, क्या किए गए हैं। सबसे पहले देखिए, ये कहा गया है इस अनुच्छेद के तहत कि संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो नागालैंड पर लागू ही नहीं होगा। अगर लागू भी होगा तो राज्य विधानसभा की स्वीकृति के बाद ही लागू होगा। ध्यान समझिएगा, हालांकि सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो नागालैंड पर लागू नहीं होगा। अगर लागू होगा भी तो राज्य विधानसभा अगर अनुमोदन करेगी, स्वीकार करेगी, स्वीकृति देगी, तभी वो लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। वो मामले कौन कौन से हैं जहाँ पर संसद की भी शक्ति फेल है, तो वो जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको बताऊं, नागा संप्रदाय के लोग रहते हैं नागालैंड में। तो जो नागा संप्रदाय के लोग हैं, इनके खुद के कल्चर हैं, इनके खुद के नियम कानून हैं। कोई भी गलती करता है इनके समुदाय में तो उसको सज़ा देने का अधिकार इन्हीं के पास है, इन्हीं के तरीके हैं, वही मान्य हैं। ठीक है, तो अगर संसद कोई कानून बनाती है जो नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करना चाहता है तो वो लागू नहीं होगा। अगर लागू होगा तो राज्य विधानसभा के अनुमोदन के बाद ही लागू होगा। इसके अलावा नागाओं की प्रथा चली आ रही है, कानून और उनके नियम जो प्रक्रिया हैं वो एक प्रथा चली आ रही है। अगर उनसे संबंधित कोई मामला होगा जिस पर संसद कानून बना रही है तो वो भी बिना विधानसभा के जो है वो मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार नागा प्रथागत कानून के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्याय प्रशासन, हमने आपको बताया कि दीवानी या कोई आपराधिक मामला आता है, इन संप्रदाय के अंदर कोई गलती करता है दीवानी मामलों में, जैसे पैसों संबंधित, ज़मीन जायदाद से संबंधित है। आपराधिक में किसी ने किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो वो आपराधिक मामले होंगे। तो इस प्रकार के जो मामले आएंगे इन पर जो है न्याय करने का अधिकार इन्हीं को दिया गया है। अगर इसे परिवर्तन करने की कोशिश की गई संसद के द्वारा तो वो कानून मान्य नहीं होगा बिना राज्य विधानसभा के। ठीक है, और इसी प्रकार जो नागालैंड की ज़मीन है वो संसद ले नहीं सकती या किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकती, किसी को दे नहीं सकती, ये अधिकार नहीं है संसद के पास। तो अगर ये करना है तो राज्य विधानसभा की स्वीकृति चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ज़मीन नहीं खरीद सकते आप, ये याद रखिए नागालैंड में। उसके बाद ये है कि नागालैंड में जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, क्योंकि वहाँ के जो नागा लोग हैं वो बहुत उपद्रव मचाते थे। तो यही कहा गया था कि जब तक नागाओं का उपद्रव समाप्त नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान करेंगे, ताकि राज्यपाल को अधिकार मिल जाए वो कानून व्यवस्था पूरा बना के रखें। और इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जो राज्य सरकार होगी उनकी मंत्रिपरिषद, उनकी सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चाहे तो सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो राज्यपाल का ही होगा। तो आप कह सकते हैं ये इनकी स्वविवेक शक्ति है। ठीक है, हालांकि इस शक्ति को समाप्त भी किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और एक नागालैंड में एक ज़िला है, त्वेनसांग ज़िला है, बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है, इसीलिए इसके लिए एक विशेष प्रावधान ये किया गया है कि त्वेनसांग ज़िले के लिए 35 सदस्य वाली एक क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद का
जो है गठन किया जा सकता है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और जो क्षेत्रीय परिषद में जो सदस्य होंगे उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी सैलरी क्या होगी, उनका टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, ये सभी निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, याद रखिए त्वेनसांग जिला नागालैंड में है। इसके लिए एक अलग से क्षेत्रीय परिषद की स्थापना करने के लिए कहा गया है। इसमें 35 सदस्य होंगे और ये अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। इवन जो सदस्य होंगे उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी योग्यता क्या होगी, उनके कार्य क्या होंगे, सभी राज्यपाल निर्धारित करेंगे। तो आर्टिकल 371A आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत इसे जोड़ा गया था, याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 371B। असम राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 22वां संविधान संशोधन 1969 में आया था, तब ये असम राज्य के लिए जो है विशेष उपबंध किए गए हैं। क्या किए गए हैं? सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है। इसमें राज्यपाल को अधिकार ये दिया गया है कि वो राज्य विधानसभा के जो जनजाति क्षेत्र से चुने गए सदस्य हैं उनको मिलाकर एक समिति का गठन कर सकते हैं, या राज्यपाल अगर चाहें तो ऐसे भी सदस्यों से मिलाकर एक समिति का गठन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे। जरूरी नहीं कि विधानसभा के ही सदस्य हों। समझ रहे कि नहीं? असम के राज्यपाल को क्या अधिकार दिया गया है कि वो अगर चाहें असम की जो राज्य विधानसभा है और उस राज्य विधानसभा में जो सदस्य होंगे, ट्राइबल जो क्षेत्र से आए हुए प्रतिनिधि हैं, जो ट्राइबल मेंबर हैं, तो उनको मिलाकर एक समिति का गठन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राज्य विधानसभा के ही जो मेंबर हैं ट्राइबल, उन्हीं को मिलाकर किया जाए। अन्य लोगों को भी मिलाकर वो एक समिति का गठन कर सकते हैं जिन्हें वो उचित समझें। तो यही है जो असम के लिए विशेष प्रावधान। बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मणिपुर, देखिए मैप में देखिए, मणिपुर के लिए विशेष उपबंध आर्टिकल 371C में किए गए हैं। और ये उपबंध 27वां जो संविधान संशोधन 1971 में हुआ था तब किए गए थे। अब क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों से जो सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं विधानसभा में, उनको मिलाकर एक समिति का गठन कर सकते हैं। जैसे मणिपुर की जो विधानसभा है, इस मणिपुर राज्य विधानसभा के अंदर कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों से चुनाव जीत कर आए हैं। उन सदस्यों को मिलाकर एक समिति का गठन करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब मणिपुर में जो पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन होंगे ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा ये बताएंगे, हाँ ये वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल जो है वो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में हर वर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजेंगे। याद रखिए, राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि जो मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रशासन कैसे चल रहा है इस संबंध में हर वर्ष राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट भेजेंगे। याद रखिए। इसके अलावा आर्टिकल 371D जिसे 32वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जोड़ा गया, आंध्र प्रदेश के लिए ये विशेष उपबंध किए गए थे। लेकिन आप जानते हैं सन 2014 के अंदर एक नए राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और एक और राज्य का गठन हुआ तेलंगाना। और तेलंगाना जब राज्य का गठन हुआ 2014 के बाद, तब से आर्टिकल 371D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए ये विशेष उपबंध हो गए हैं। अब क्या विशेष उपबंध है? इसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्य के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान करें। चाहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कोई भी इलाका हो, चाहे पिछड़ा हुआ इलाका हो, चाहे अग्रिम इलाका हो, सभी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, ये कहा गया। इसके अलावा किसी भी शैक्षिक संस्थान में राज्य के किस भाग के छात्रों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी, ये भी निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। मतलब मान लीजिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे जो बहुत पिछड़े हुए हैं और उन क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें कुछ आरक्षण की आवश्यकता हो तो ये दिया जाएगा। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उनमें ये आरक्षण दिया जाएगा। यही राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब प्रशासनिक अधिकरण ऑलरेडी आपको पढ़ा ही दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होते हैं ये? जैसे कोई स्टेट की लोक सेवा है, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, और राज्य सरकार के अंदर जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, उनका कोई विवाद उत्पन्न होता है, उनकी नौकरी संबंधित या प्रमोशन संबंधित या सैलरी से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। और इनका जो विवाद है ये ट्रिब्यूनल सुलझा देंगे। उन्हें बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाने की ज़रूरत है, और प्रशासनिक अधिकरण का यही काम होगा, उनके विवाद सुलझा देगा आसानी से। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 371E, हालांकि ये आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कहा गया है, तो ये कोई विशेष उपबंध में नहीं गिना जाता है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कहा गया है, तो विशेष उपबंध में नहीं गिना जाता। फिर भी ABCDE आप सीरियल वाइज पढ़ते आ रहे हैं, तो इसे पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 371E में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद कानून बनाकर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 371F सिक्किम के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 में जब लाया गया था, तब ये सिक्किम के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो सिक्किम की विधानसभा है, इसका गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा। ठीक है, कम से कम 30 सदस्यों से होगा। और इसके अलावा लोकसभा की जो सीट है वो एक सीट होगी। पूरे सिक्किम राज्य में केवल एक लोकसभा की सीट होगी, और पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है। और आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि 1975 में जब सिक्किम के लिए विशेष उपबंध किए गए, तो शुरुआत में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था एक सीट के लिए सिक्किम के अंदर, इसमें आम जनता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लोकसभा के चुनाव में कौन वोट करता है? हम आप वोट करते हैं ना, लेकिन सिक्किम की जनता ने पहली बार जो है वो वोट नहीं किया था। तो प्रश्न ये उठता है कि पहली बार जो लोकसभा हुई थी सिक्किम के अंदर, वो एक सदस्य कैसे चुना गया था? तो सिक्किम की जो विधानसभा थी, उस विधानसभा के सदस्यों ने मिलकर इस लोकसभा के सदस्यों को चुना था। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई आपसे पूछेगा नहीं, ये पहली बार में ऐसा हुआ था। लेकिन अब क्या होता है कि चुनाव होते हैं, प्रॉपर वहाँ चुनाव होते हैं लोकसभा के, और आम जनता ही वोट करती है। हालांकि सीट केवल एक ही है लोकसभा की वहाँ। ठीक है। और लोकसभा से याद आया, तो आप बताइए पूरे देश के अंदर लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। ठीक है, जिसमें 543 तो चुनाव में जीत कर आते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। और इसके तहत आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम राज्य के लिए एक और विशेष उपबंध ये किया गया है कि सिक्किम जनसंख्या के विभिन्न अनुभागों, सिक्किम जनसंख्या के अलग अलग समुदायों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए संसद को यह अधिकार दिया है कि वो सिक्किम विधानसभा की जो अधिकांश सीटें हैं, उन पर उन समुदायों के सदस्यों को जो है बैठाया जाए, या उन्हें वो जो है सीटें भरी जाएं। मतलब आप समझे कि नहीं? जैसे सिक्किम के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, और उनके हितों की रक्षा करने के लिए संसद का क्या कर्तव्य है? संसद को ये अधिकार दिया गया है कि जो सिक्किम विधानसभा है, उसमें जो ज़्यादातर जो सीटें हैं वो उन्हीं समुदायों के लिए ही भरी जाएं। ठीक है, ये कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 371G मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, और 1986 में 53वां संविधान संशोधन हुआ था, तब ये उपबंध किए गए थे। मैप में देखिए मिजोरम राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, इसके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। और ये वही उपबंध है जो नागालैंड के लिए किए गए थे। नागालैंड में नागा थे, यहाँ पे मिजो लोग हैं, मिजो संप्रदाय के लोग हैं, तो वही उपबंध है सेम टू सेम। क्या उपबंध है? संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने से रोका गया है। अगर कानून वो बनाएगा भी, वो लागू तभी होगा मिजोरम में जब मिजोरम की जो राज्य विधानसभा है वो स्वीकार करेगी। ऐसे कौन से मामले हैं? वही जो मिजो लोग हैं, इनके भी कुछ अपने धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलाप हैं, इनके कुछ अपने कानून हैं, तो उन्हीं की रक्षा के लिए ये किया गया है।
मिजो लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित कोई भी कानून बनाती है संसद तो वो मान्य नहीं होगा। मिजो प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया से छेड़खानी करने के लिए अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है तो वो भी मान्य नहीं होगा। मान्य होगा भी तो राज्य विधानसभा की स्वीकृति के बाद। और इसी प्रकार जो मिजो प्रथा चली आ रही है कि मतलब न्याय करने की प्रथा दीवानी और आपराधिक मामलों में, वो भी जो बरकरार रहेगी। अगर उसे छेड़खानी या उसको बदलाव करना है संसद को कानून बनाकर तो वो तभी मान्य होगा जब राज्य विधानसभा अनुमोदन करेगी। और इसी प्रकार मिजोरम की जो ज़मीन है उसको जो है संसद नहीं ले सकती, अपना दावा उस पर नहीं ठोक सकती है या किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, याद रखेंगे। इसके बाद आर्टिकल 371H, इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं और 55वां संविधान संशोधन 1986 में ही हुआ था, तब ये विशेष उपबंध किए गए थे। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनका कुछ विशेष दायित्व है। और इसी के साथ जो अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कम से कम 30 सदस्य होंगे, ये भी एक विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 371I, गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था, तब ये विशेष उपबंध किए गए थे। इसमें बस एक ही आपको याद रखना है कि गोवा जो राज्य है इसके लिए जो विधानसभा का गठन होगा वो कम से कम 30 सदस्यों से हो जाएगा। ठीक है, 30 सदस्य या 30 से अधिक होने चाहिए। इसके बाद आखिरी आर्टिकल 371J, कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। इसे 98वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा किया गया है। अब राष्ट्रपति को इस बात के लिए ऑथराइज्ड किया गया है इसमें कि वो कर्नाटक के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दें, उन्हें कुछ विशेष दायित्व प्रदान करें। क्या विशेष अधिकार हैं कि जैसे जो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है तो लगभग 6 ज़िले आते हैं, कर्नाटक के 6 ज़िले हैं जो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में आते हैं। ये थोड़ा से पिछड़े हुए इलाके हैं, तो इनके लिए एक अलग से विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए कहा गया है राज्यपाल को। और इसके अलावा इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि बोर्ड का जो संचालन है वो किस प्रकार से चल रहा है उसकी रिपोर्ट हर वर्ष राज्य विधानसभा में रखी जाएगी राज्यपाल के द्वारा। और इसके अलावा जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र जिसके अंदर 6 ज़िले आते हैं, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्हें शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाए। जो शैक्षणिक संस्थान है और जो व्यवसाय के लिए जो ऐसे संस्थान हैं और वहाँ पे शिक्षा देने के लिए इन विद्यार्थियों को कुछ आरक्षण प्रदान किया जाए, ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। और हैदराबाद कर्नाटक जो क्षेत्र के जो लोग हैं इन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण प्रदान किया जाए। ये राज्यपाल के इतने कर्तव्य हैं कर्नाटक राज्य से संबंधित। ठीक है, ये आप याद रखिए। और आर्टिकल 371 और आर्टिकल 371A से लेकर J तक जितनी बातें थी आपको बता दी गई हैं। आप आर्टिकल याद रखिए और उससे संबंधित कौन सा राज्य जिसे विशेष उपबंध किए गए हैं ये तो ज़रूर याद रखिए। ठीक है, क्योंकि मैच करने के लिए जो क्वेश्चन आता है तो एक तरफ आपको आर्टिकल दे देगा, एक तरफ राज्य दे देगा, आपको मिलाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यही आते हैं। अगर आपको सब याद रहेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।